नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये जो करंट अफेयर की मैगजीन है, इसका फरवरी 2025 जो माह है उसका अंक हम लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इस मैगजीन में दिसंबर 2024 का जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको शामिल किया गया है और छोटे छोटे सेक्शंस में दिए गए हैं। इन्हीं छोटे छोटे सेक्शंस को मैं एक वीडियोस के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत करता हूं और इस चैनल पर अपलोड करता हूं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप वास्तव में सीरियस हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें प्रति माह इसी करंट अफेयर की मैगजीन को हम जो है छोटे छोटे वीडियो बना करके प्रस्तुत करते हैं। आप अगर रोज 10 से 15 मिनट हमारे वीडियोस को देते रहेंगे, 20 मिनट, तो आपके 2-3 मुद्दे रोज का रोज कवर होते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, आज हम इसी क्रम में जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, इस टॉपिक के अंडर में जो भी मैटर दिया हुआ है उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो जैव विविधता के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग। जो हमारी गंगा नदी में जो डॉल्फिन मछलियां पाई जाती हैं उनकी टैगिंग की गई है, उसके बारे में ये पूरी रिपोर्ट आई है। और ये हमारा जो डॉल्फिन है या राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो यही गंगा की डॉल्फिन है। 18 दिसंबर 2024 को भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन को पहली बार उपग्रह के माध्यम से टैग किया गया है, अर्थात उनकी पहचान की गई है, नंबरिंग की गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस पहल को भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा असम वन विभाग और अरण्यक के सहयोग से राष्ट्रीय CAMPA प्राधिकरण के वित्त पोषण द्वारा लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो डॉल्फिन का प्रवास पैटर्न, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके आवास के विषय में महत्वपूर्ण डाटा जो है एकत्र किया गया है। ये जो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, मैंने आपको अभी बताया है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है प्लेटेनिस्टा गंगैटिका। यह मीठे पानी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक दुर्लभ प्रजाति है जो मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली नदी की प्रणालियों में जो है मिलती है। इसकी आंखें अत्यंत छोटी होती हैं, इसलिए ये अपनी आंखों के माध्यम से अपने शिकार को पहचान नहीं पाती है। तो वो जो है इकोलोकेशन, आवाज की दिशा के माध्यम से अपने शिकार का पता लगाती है और उसको जो है शिकार करती है। ये हमेशा धीमे बहाव वाले जो गहरे जल हैं, जहां पर नदी की गहराई ज्यादा होती है, वहीं पर ये पाई जाती हैं। और जो नदी का पारिस्थितिकी तंत्र है उसके संतुलन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वो करती हैं। लेकिन वर्तमान में इस जो ये जीव है डॉल्फिन, इसके समक्ष कई खतरे उत्पन्न हुए हैं। जो गंगा और जो अन्य नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और वो, उनमें बहुत भारी मात्रा में औद्योगिक कचरा जा रहा है, सीवेज जा रहा है, कृषि रसायन जा रहे हैं, नैनो प्लास्टिक्स जा रहे हैं, जिसके कारण डॉल्फिन के लिए जो उनका आवास है वो विषाक्त होता जा रहा है। जहरीले पानी से इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और साथ साथ उनका जो प्रजनन है वो भी जो है धीमा हो गया है, जिसके कारण उनमें जो नई जनरेशन है वो बहुत धीमी गति से पैदा हो रही है और खाद्य आपूर्ति भी इससे प्रभावित हो रही है। और मुख्य चुनौतियां क्या हैं? जो जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, बांध बन रही हैं, बैराज बन रहे हैं, इससे जो वाटर जो है, जो अधिक मात्रा में इनको ये गहराई में रहते हैं, तो अगर नदियों में पानी कम हो जाएगा तो ये आवास उनके लिए सुटेबल नहीं रह जाएगा। और जो जल का प्रवाह, हल्का जल प्रवाह होना चाहिए, पानी रुक सा जाता है, तो इनके लिए भोजन ढूंढना, प्रजनन करना, ये सब चीजें इनके प्रतिकूल हो जाती हैं। और इनका जो आवास है वो छोटे छोटे क्षेत्रों में सिमट कर रह जाता है। जहां पर गहराई है बस ये वहीं पर रहेंगी, जहां पर थोड़ी सी गहराई कम हो जाएगी ये उस जगह पर फिर नहीं जाती। भारत सरकार ने 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था गंगा नदी डॉल्फिन के आवास को संरक्षित करना और उनकी आबादी को बढ़ाना। इनकी आबादी के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा जो प्रभाव जो पड़ना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। जरा डॉल्फिन के विषय में एक प्रश्न देख लेते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह मीठे पानी के साथ साथ खारे पानी में पाई जाती है। गलत है, ये केवल मीठे पानी में
पाई जाती है। ये संपूर्ण नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की सूचक मानी जाती है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जी हाँ, भारत सरकार ने 2019 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, नहीं, इसको 2020 में किया गया था। तो इसका केवल दो सेकंड ऑप्शन सही है, तो इसका बी आंसर सही है। अब ये अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। यह टॉपिक है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। 2 से 13 दिसंबर के दौरान सऊदी अरब के रियाद में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षों के सम्मेलन का 16वां सत्र आयोजित हुआ और इसकी जो थीम थी वो थी हमारी भूमि हमारा भविष्य। याद रखिएगा, ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना जो ये मीटिंग हुई, इसमें हमारी भूमि हमारा भविष्य ये इसकी थीम थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 3 दिसंबर को इसको संबोधित किया गया। उसमें उन्होंने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इसकी चर्चा जो है की। इसमें सभी लोग अपने अपने जो नवाचार हैं, जो अपने अपने कार्यक्रम हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं। तो भारत की ओर से अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को जो है प्रस्तुत किया गया। यह परियोजना जो है, इसका उद्देश्य क्या है कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में 1.15 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। जो इन राज्यों में जो बंजर जमीन है उसको उपजाऊ बनाना और उपयोगी लायक बनाना, इसका जो है उद्देश्य है। जो अरावली पर्वतमाला है, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, बल्कि विश्व में भी जो सबसे पुरानी पर्वतमालाएं बची हुई हैं उनमें से एक है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 26 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। वर्तमान में इसके 197 पक्षकार हैं और इसकी जो मीटिंग है वो हर 2 साल में आयोजित की जाती है। मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का परिणाम है। इसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। जो मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए जो ये सम्मेलन होता है, इसका ही दूसरा नाम है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इस नाम से ज्यादा फेमस है ये, और जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 3 से 14 जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अर्थात पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ था। अब इस मुद्दे पर एक और प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहे मरुस्थलीय को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसका लक्ष्य दुनिया भर में मरुस्थलीकरण और भूमिचरण को रोकना है। ये बिल्कुल सही है। इसके पार्टियों के सम्मेलन में केवल उन देशों को संदर्भित करता है जिन्होंने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर अनुसमर्थन किया है। नहीं, ये पूरे विश्व में जो है इसका जो है मरुस्थलीकरण को रोकने का इसका लक्ष्य है। तो इसका जो ए आंसर है वो सही है। केवल जो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी दूसरा वाला गलत है। तो चलिए मित्रों, ये जैव विविधता और जो ये आपदा प्रबंधन, इस मुद्दे पर यही 2 टॉपिक थे, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। अगर हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।